कि नायक का पेंशन 8वें पे कमीशन में 52,032 हो जाएगा। 52,032। तो ऐसे एक सर्विंग सीआरओ साहब ने एक अकाउंट अफसर की, एक पीएओआर के अधिकारी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरे रूल्स रेगुलेशंस खंगाल करके एक ऐसा लेटर लिख दिया जिसको 8वां पे कमीशन में कंसीडर कर, एक नायक को अगर 7, हवलदार को अगर 8 का पे लेवल कंसीडर किया जाए तो किस तरीके से पे पेंशन में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा 8वां पे कमीशन में। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। एक सर्विंग सीआरओ साहब ने आर्मी हेडक्वार्टर को 8वें पे कमीशन में फौजियों के पेमेंट पेंशन के बढ़ोतरी को लेकर के, फौजियों के पे लेवल में इजाफे को लेकर के एक जबरदस्त प्रपोजल भेजा है। दोस्तों, यह प्रपोजल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक सीआरओ, रिकॉर्ड ऑफिस का जो चीफ होता है सीआरओ, उन्होंने यह प्रपोजल भेजा है और साथ ही साथ इस प्रपोजल में कई सारे लेटर्स, रूलिंग, आर्मी रूल, आर्मी हेडक्वार्टर के रूलिंग, पेंशन मंत्रालय के रूलिंग को रिफर किया गया है। दोस्तों, मैं अमूमन कहता हूं पीएओआर, सीडीए, सीजीडीए, पीसीडीए, ये जो संस्थाएं हैं, ये कैसे जवानों के पैसों में से कटौती करके सरकारी खाते में पैसे जमा किया जाए, उसके ऊपर उनका ध्यान रहता है। तो ऐसे ही रिकवरी, जब पेंशन जाने वाले बंदों के खाते में से, उनका एफएसए में से 4-4 लाख रुपए का रिकवरी किया गया, तो उस मुद्दों को लेकर के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का मीटिंग हुआ था पीएओआर के साथ। उस मीटिंग में कुछ बातें उनकी अनबन हो गई कि एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को जिस तरीके का संबोधन होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ किस तरीके से पीएओआर ने 4 लाख रुपए तक का रिकवरी करके जवानों के खाते से काटा, उस मुद्दे के ऊपर भी पीएओआर का कोऑपरेशन नहीं दिखाई दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा, लंबा चौड़ा, जबरदस्त रूलिंग के साथ लेटर और प्रपोजल भेजा गया। आर्मी हेडक्वार्टर में भी इसका कॉपी भेजा गया दोस्तों, और इस प्रपोजल को 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, किस तरीके से पीएओआर भी आर्मी हेडक्वार्टर की नहीं सुनता है वो भी आगे दिखाऊंगा। दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यह प्रपोजल 8वें पे कमीशन में कंसीडर हो जाए तो कैसे जवानों का, जेसीओज का, अधिकारियों का पे लेवल में इजाफा होगा और पेंशन और पेमेंट में भी कैसे इजाफा होगा, वो भी आगे आपको इस टेबल में समझाऊंगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो में पूरा जरूर बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन सैनिक पाठशाला के वीडियोज वो निरंतर देखते रहते हैं। तो उनके लिए मेरी आग्रह है, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई या आपसे जुड़ी हुई फायदेमंद जानकारियां इस चैनल से आपको फटाफट से मिलती रहेंगी दोस्तों। इसलिए सटीक जानकारी पाते रहने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश नहीं मानता है पीएओआर, पेंशनर्स फौजियों को परेशान करने का नया तरीका। जी हां दोस्तों, कई बार हमने देखा है आर्मी हेडक्वार्टर का आदेश होने के बावजूद भी पीएओआर उन आदेशों की अनदेखी करता है। ऐसा ही एक मामला है दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर को दिया गया 30 जुलाई 2025 का लेटर है। इस लेटर से बड़ा खुलासा होता है कि किस तरीके से पीएओआर आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश को नहीं मानता है। जी हां दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला कि उनका एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से उनको लागू है, तब रिकॉर्ड ऑफिस ने केस प्रोसेस भी कर दिया था, लेकिन पीओआर ने मना कर दिया। आगे देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, यहां से आपको मैं समझाना शुरू करूंगा। POR has returned the claim with observation vide their letter number dated 26 मार्च 2025 with referring the honorable court order dated 28 अप्रैल 2021 stating that MSCP not applicable to ex-servicemen with effect from 1 जनवरी 2006। जैसे ही इन पेंशनर का MSCP का केस प्रोसेस किया गया तो POR ने वापस कर दिया 2021 का किसी कोर्ट का ऑर्डर का रेफरेंस देते हुए कि एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू नहीं है। उसके बाद क्या किया गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, ये देखिए, इन दिस कनेक्शन द केस वाज सबमिटेड टू आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी MP8, यानी कि इसके बाद उस केस को रिकॉर्ड ऑफिस ने आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया फॉर फर्दर डायरेक्शन वाइड दिस ऑफिस लेटर नंबर 31 मार्च 2025, यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर को भेज दिया गया आगे क्या करना है उसका डायरेक्शन लेने के लिए। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण यहां से शुरू होता है,
अप्रूवल ऑन द सब्जेक्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम IHQ ऑफ MOD आर्मी ऑन 22 मई 2025 एंड फॉरवर्डेड टू PAOR। यानी कि उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने अप्रूव कर दिया कि नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, इसका अप्रूवल आर्मी हेडक्वार्टर ने दे दिया। उसके बाद उस केस को PAOR भेजा गया। ये देखिए रिकॉर्ड ऑफिस ने PAOR में उस केस को दोबारा से भेज दिया। उसके बाद फिर PAOR से क्या होता है, PAOR हैज वर्बली इन्फॉर्म्ड दैट दे आर आस्किंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम CGDA। अब देखिए PAOR की हरकत, वो बोल रहे हैं कि हम CGDA से क्लैरिफिकेशन लेंगे, ऑडिट ऑन द सब्जेक्ट एंड टिल डेट नॉट टू प्रोसेस दीज केसेस। यानी कि अब हम CGDA से जो है सजेशन लेंगे, उसके तब तक आप ऐसे केस प्रोसेस ना करें जिनका भी 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच का केस है, उनका प्रोसेस ना करें, ऐसा PAOR का कहना है। यहाँ पर PAOR साफ साफ आर्मी हेडक्वार्टर वाले आदेश को मानने से मना कर रहा है। वो बोल रहा है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने चाहे क्लैरिफिकेशन दे दिया हो, हम CGDA की बात मानेंगे। यहाँ पर आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है दोस्तों। बार बार आर्मी हेडक्वार्टर इस बात को क्लियर करता है कि MACP 1 जनवरी 2006 से ही लागू है, लेकिन PAOR CGDA जैसी ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी 2021 का कोर्ट का फैसला का रेफरेंस देते हैं, जबकि वो फैसला आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए लागू ही नहीं है, वो सिविलियन पेंशनर्स के लिए लागू है। तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स को गुमराह किया जा रहा है और आर्मी हेडक्वार्टर के आदेश को PAOR अनदेखी कर रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में रक्षा मंत्रालय को सख्त हिदायत जारी करनी चाहिए दोस्तों। आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर जो 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ है। वहां एक सर्विंग CRO अकाउंट अफसर की धज्जियां उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों जो CRO साहब होते हैं वो रिकॉर्ड ऑफिस के चीफ होते हैं। जितने भी हमारे रिकॉर्ड ऑफिस है वहां पर CRO साहब कमांड करते हैं, या बड़े रिकॉर्ड ऑफिस में CRO साहब एक एक ग्रुप को जो है लीड करते हैं। तो ऐसे एक सर्विंग CRO साहब ने एक अकाउंट अफसर की, एक PAOR के अधिकारी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरे रूल्स रेगुलेशंस खंगाल करके एक ऐसा लेटर लिख दिया जिसको 8वां पे कमीशन में कंसीडर करने के लिए उन्होंने प्रपोजल के तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को भी भेजा है। उसके बारे में आगे जानेंगे। चलिए पूरे कानून पढ़ा के रख दिया, साथ ही CDS और आर्मी चीफ को भेजा 8CPC का जबरदस्त प्रपोजल क्या है, NCOs को 7 से 8 का पे लेवल हो, क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन है, उनको 7 से 8 का पे लेवल लागू है, इस बात को उन्होंने जस्टिफाई किया है। और 7 और 8 का पे लेवल, अगर एक नायक को अगर 7, हवलदार को अगर 8 का पे लेवल कंसीडर किया जाए तो किस तरीके से पे पेंशन में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा 8वां पे कमीशन में, ये बात आगे मैं आपको टेबल में समझाऊंगा। देखिए कैसे NCOs को 7 से 8, JCOs को 9, 10 और 10B का पे लेवल मिले, और साथ ही साथ अधिकारियों से को 11 से 17 का पे लेवल मिले, इसको उन्होंने जस्टिफाई किया है अपने लेटर में। सबसे पहले तो मैं आपको वो लेटर दिखाना चाहूंगा जिस लेटर में उन्होंने ये सारी प्रपोजल्स भेजे हैं। तो चलिए पहले लेटर देखते हैं दोस्तों। ये एक DO लेटर आप देख पा रहे हैं, 17 जुलाई 2025 का बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर है। इस लेटर में सारे रूल रेगुलेशन को खंगाल के रख दिया गया और किस तरीके से जवानों का पे लेवल में इजाफा होगा उसको लेकर के 8वें पे कमीशन के लिए भी प्रपोजल भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल जो कि ऑफिशिएटिंग CRO चीफ रिकॉर्ड ऑफिसर हैं पैराशूट रेजिमेंट के, उन्होंने ये लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा गया है CDA को। जी हाँ, PCDA बेंगलोर में जो CDA है उसको लिखा गया है। और ये PAOR के साथ जब उनकी मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में रिकवरी को लेकर के और फौजी अधिकारी के साथ किस तरीके से बातचीत करना है उसको लेकर के कोई अनबन हो गई थी। तो उन बातों का भी यहाँ पर जिक्र है कि फौजी अधिकारी और सिविलियन अधिकारी में क्या क्या फर्क होता है, वो सारे आर्मी रूल खंगाल करके यहाँ पूरा डिटेल्स में बता दिया। किस तरीके से फौज का एक NCO, एक JCO भी सिविलियन से ऊपर हो सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब करके रख दिया गया है दोस्तों। और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने साथ ही साथ पूरा पे लेवल, किस तरीके से फौजी अधिकारियों का पे लेवल क्या होता है और सिविल के अधिकारियों का क्या होता है, सिर्फ अधिकारियों का ही नहीं जवानों का भी किस तरीके से पे लेवल एक नायक का 7 से हवलदार का 8 तक होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स में उन्होंने डिस्क्राइब की है, जो कहीं ना कहीं सारे आर्मी रूल, आर्मी रेगुलेशंस का रेफरेंस में ये चीजें की गई हैं दोस्तों।
पेंशन मंत्रालय का लेटर, सभी चीजों को रिफर करते हुए ये प्रपोजल उन्होंने रखा है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आए दिन हम देखते हैं पीसीडीए, पीएओआर, सीडीए जवानों के केसेस खारिज करते हैं, लेकिन इस लेटर में इस तरीके से रूलिंग और सारे डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए प्रपोजल भेजा गया है, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय में आर्मी हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय द्वारा इस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए 8वें पे कमीशन का प्रपोजल भेजा जाएगा, ऐसी हमारी भी मांग है। तो दोस्तों सीआरओ साहब ने जो लिखा है आप यहां देख पा रहे हैं, नायक एंड इक्विवेलेंट का पे लेवल 8वें पे कमीशन में 7 से शुरू करने की उन्होंने मांग की है। यहां पर आप देखिए, साथ ही हवलदार एंड इक्विवेलेंट का 8, नायब सूबेदार के लिए 9, आगे सूबेदार के लिए 10, सूबेदार मेजर के लिए 10 ब्रेवो, लेफ्टिनेंट के लिए 11, कैप्टन के लिए 12, इस तरीके से ये देखिए पूरा पे लेवल उन्होंने यहां पर रख दिया है। और 15 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है, I also argue to raise the matter of pay and status distortion affecting armed forces personnel appropriately before the 8th Central Pay Commission as part of institutional representation। यानी कि ये जितने भी प्रपोजल उन्होंने भेजे हैं ये 8वें पे कमीशन में सम्मिलित किए जाएं। 8वें पे कमीशन में जो डिफेंस के पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन के हिसाब से भेजे जाएं, रखे जाएं, ये उन्होंने आग्रह किया। और इस लेटर का कॉपी आप देख पा रहे हैं, जनरल अनिल चौहान जो कि सीडीए साहब हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको भी भेजा गया है। तो दोस्तों लेटर बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस लेटर में जो प्रपोजल उन्होंने किया है, क्योंकि एक सर्विंग सीआरओ साहब द्वारा इस तरीके का प्रपोजल भेजा जाना एक डेयरिंग काम है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जितने भी जवान, जेसीओ अधिकारी फौज से हैं, उनके लिए एक फायदेमंद प्रपोजल है। इस प्रपोजल को 8वें पे कमीशन के सामने पहुंचाना बेहद जरूरी है दोस्तों। अब इस पे लेवल से किस तरीके से हमारा आने वाले समय में 8वें पे कमीशन का पे पेंशन में फर्क पड़ेगा, वो आगे आपको मैं बोर्ड में समझाऊंगा दोस्तों। अब इस प्रपोजल का आउटकम क्या होगा, अगर ये प्रपोजल जाता है, एक्सेप्ट होता है, तो इसका फायदा क्या होगा वो ही आगे मैं टेबल में समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले तो 8 सीपीसी स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय सीआरओ, जो सीआरओ साहब हैं, सर्विंग सीआरओ साहब हैं, उन्होंने जो भेजा है प्रपोजल, उससे फायदा कैसे होगा वो समझाता हूं। देखिए अगर नायक या टीएस नायक की बात करें तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो दिया है, आज के डेट में नायक टीएस नायक का पे लेवल 04 होता है, लेकिन उन्होंने प्रपोज किया है पे लेवल 07। अब इससे क्या फायदा होगा वो समझिए। देखिए अगर आज की बात करें, ओआरओपी 3 के टेबल की बात करें, तो एक 17 साल का चाहे टीएस नायक हो चाहे नायक हो, उनका जो बेसिक पेंशन है वो है 21,488 रुपए। जी हां, उसी हिसाब से बेसिक पे में भी, सर्विस के दौरान का बेसिक पे में भी बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों, तो 21,488 रुपए है। अगर ये 7 पे लेवल 7 में कंसिडर हो जाता है तो उनका बेसिक हो जाएगा ओआरओपी 3 के टेबल के हिसाब से 27,100 रुपए। देखिए क्या डिफरेंस आने वाला है, ये कितना महत्वपूर्ण प्रपोजल है वो आप देख पा रहे हैं। तो अगर इसी को हम सिंपली मिनिमम 8वां पे कमीशन का 1.92 का फिटमेंट लेते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से तो 1.92 के ही आसपास रहेगा, थोड़ा सा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, तो 1.92 को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये जो प्रपोजल है, यानी कि नायक का पेंशन 8वें पे कमीशन में 52,032 हो जाएगा, 52,032 हो जाएगा दोस्तों। ये जो प्रपोजल भेजा गया है इसको अगर कंसीडर किया जाए, इसको अगर 8वें पे कमीशन में भेजा जाए और 8वां पे कमीशन से रिकमेंड हो जाए और पे लेवल में अगर नायक को एग्जिस्टिंग 4 से 7 में ले जाया जाए तो उनका पेंशन में कैसे फायदा होगा। देखिए इसी हिसाब से जो पेमेंट है उसमें भी फायदा होगा, क्योंकि पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाएगा 4 से 7 होते ही। आगे देखिए 5 हवलदार को अभी वर्तमान में 5 पे लेवल 5 के हिसाब से मिलता है, जो प्रपोजल दिया गया है सीआरओ साहब की तरफ से 8 का, और इसके लिए बकायदा उन्होंने जस्टिफिकेशन दिए हैं, उन्होंने पूरे लेटर्स, पूरे रूलिंग को वहां पर रख दिया है। तो इसलिए बोल रहा हूं अगर 8 का प्रपोजल हो जाए तो आज के डेट में एक 24 साल के हवलदार का ओआरओपी 3 का रेट का बेसिक पेंशन है 24,763, और जैसे ही ये 8 वाला पे लेवल में पहुंच जाएगा ये हो जाएगा 31,950 रुपए, और इसका बेसिक पेंशन 8वें पे कमीशन में 1.92 का फॉर्मूला लगाते ही 61,344।
61,344 हो जाएगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से जबरदस्त उछाल हो सकता है इस प्रपोजल को अगर कंसिडर किया जाए तो। और आगे न्याय सुधार की बात करें तो उनका अभी वर्तमान में 6 होता है पे लेवल, प्रपोज किया गया है 9। जी हाँ, 9 प्रपोज किया गया और 26,900 वर्तमान का बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 का बढ़ के 32,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर पे लेवल दोस्तों वर्तमान में फौज के रैंक स्ट्रक्चर में नहीं है। तो 9 की अगर बात करें तो 26,900 से 32,000 से प्लस हो जाएगा और 63,168 से भी 63,168 से भी ज्यादा हो जाएगा पेंशन 8वें पे कमीशन में, अगर इसको कंसिडर किया जाता है तो दोस्तों सीआरओ साहब द्वारा भेजा गया ये प्रपोजल बेहद ही महत्वपूर्ण है, अहम है। आर्मी हेडक्वार्टर को पहुंच चुका है। अब आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा इसको रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको वित्त मंत्रालय में भेजना चाहिए और हो सके तो जो 8वां पे कमीशन का टीओआर निकलने वाला है उसमें भी सम्मिलित कराना चाहिए, ताकि ये फौजियों के भलाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तीसरे पे कमीशन से पहले अलग से जो पेंशन और पेमेंट को बढ़ाने का स्ट्रक्चर होता था, लेकिन तीसरे पे कमीशन में सबका पे कमीशन को मर्ज कर दिया गया। और ये सारी बातें लिखी हुई है कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट में। 2011 दिसंबर में जो एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था कोश्यारी कमेटी ओआरओपी को लेकर, वो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि तीसरे पे कमीशन से पहले कैसे पेंशन में और पेमेंट में फौजियों को फायदा होता था, लेकिन बाद में उसका नुकसान हो गया मर्ज करने की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो जस्टिफिकेशन है ये महत्वपूर्ण है और उन्हीं तरीके के जस्टिफिकेशन सारे रूलिंग्स को लेकर के ये प्रपोजल भेजा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रपोजल है। हम चाहते हैं सारे डिफेंस पेंशन और डिफेंस एम्प्लॉय कि इस प्रपोजल को कंसिडर किया जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।